मैथिली के कुछ राइटर्स के नाम बताइए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ सर। कोई एग्जांपल देके बताइए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं आप। अभी जो इथेनॉल के वहाँ पर इंडस्ट्री लगाए गए बिहार में, हाँ सर। उनकी क्या क्या चुनौती अभी आ रही है? मैं कम। आइए थैंक यू सर। नमस्ते सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। शिवम you, sir. नारायण झा। अच्छा, आपने क्या लिटरेचर में किया है? सर मेरा ग्रेजुएशन पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी से। अच्छा, आप पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग। रिफाइनरी में किया। एग्जाम आपने मैथिली लिटरेचर। हाँ सर। तो कहीं काम भी किया है नहीं इंजीनियरिंग सर। करने के बाद? नहीं सर, मैं तैयारी में जुटा हूँ। 2021 में आपने किया, तो फिर ये प्रशासनिक सर्विस में क्यों आना चाहते? सर प्रशासनिक सेवा में आने के सर कई सारे कारण रहे हैं। बचपन से सर जो सेवा में एक विविधता है, काम करने के जो अवसर हैं, और साथ ही सर जो मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ, गांव में जो समस्याएं देखी, सर मुझे लगता है कि प्रशासनिक सेवा में आकर उन समस्याओं के समाधान में मैं प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकता हूँ। और सर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी के दौरान जो मैंने बीटेक में सीखा है सर, उसका भी सदुपयोग मैं क्या प्रशासन। सदुपयोग करेंगे आप बिहार में उसका? सर पहला जो हमारे पास बरौनी रिफाइनरी है, और उसके थ्रू जो सर हम जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल है, या फार्मास्यूटिकल्स है, या केमिकल सेक्टर है, या फिर सर हमारा फुटवेयर सेक्टर है, हमारे पास लेबर बहुत ही ज़्यादा है। उसका यूज हम कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। कैसे आप बताइए। SDM है आप वहाँ, ठीक है? हाँ सर। बरौनी में। हाँ सर। अब क्या करेंगे जिससे कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है का फायदा हो पाए आम पब्लिक को? सर मैं उन जो जैसे जो प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल वहाँ पे पहले से MSMEs हैं, तो उनके साथ मैं मीटिंग करूँगा ताकि उनको ये समझ सकूँ कि क्या समस्याएं हैं। दूसरा सर रिफाइनरी के साथ भी बातचीत प्रशासन की तरफ से किया जाए, ताकि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अभी बनाया जा रहा है रिफाइनरी में, तो एक जो लिंकेज यदि MSMEs और केमिकल कॉम्प्लेक्स के बीच में हो जाए, तो हमारे पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अधिक हो सकता है, जिस प्रकार से बांग्लादेश और वियतनाम ने किया है। अच्छा, तो आपने मैथिली लिटरेचर के भी स्टूडेंट रहे हैं आप? हाँ सर। तो सबसे पहले तो मैथिली के कुछ राइटर्स के नाम बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो आदिकवि महाकवि विद्यापति, और प्राचीन समय में ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में सर गोविंद दास, और फिर आधुनिक समय में चंदा झा, हरिमोहन झा, इसके अलावा सर लिली रे, सुभाष चंद्र यादव, तारानंद वियोगी, वर्तमान समय में विभा रानी, इसके अलावा सर रिंकी झाड़ी सिका, संस्कृति मिश्र, कई प्रकार से सर नवीन लेखक भी आए हैं। अच्छा, नवीन लेखक। अच्छा, एक बार और बताइए कि आप मधुबनी के भी रहने वाले? हाँ मधुबनी पेंटिंग का बड़ा नाम है सर। ना? बट उसको और भी कैसे, उनकी जो कुटीर उद्योग के जैसा ही काम होता है वहाँ पे, इसका और प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता? सर वास्तव में मधुबनी पेंटिंग को तो काफ़ी सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सर जो GI टैग का लाभ है अभी तक आर्टिस्ट को नहीं मिल पा रहा है। तो क्योंकि जो GI टैग मिला गया वो बिहार सरकार को उद्योग विभाग को प्रदान किया गया, उसमें अभी तक मात्र 50 या 51 कलाकार ही जुड़े हैं। तो इसके बदले में हम कलाकारों के एक संघ को, उसको हम GI टैग प्रदान करें, ताकि हजारों जो लोग उससे जुड़े हैं उसको बेनिफिट मिले। और सर दूसरा, डायरेक्ट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको रजिस्टर करें, ताकि वो जो बायर हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, जो बीच के जो मिडिल मैन है उनको हम रिड्यूस कर सकें। और तीसरा सर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमें ये कोशिश करना होगा जो दुनिया भर के जो आर्ट्स म्यूजियम है वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए सर वहाँ पर प्रदर्शनी लगी, हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल सर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, विशेषकर जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें। ओके, तो वो ज़रूरत है इसको अभी भी, है ना, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने की। हाँ सर। तो उसके लिए सोशल मीडिया का भी कुछ योगदान होगा उसमें? हाँ सर, बिल्कुल सही सर आपने कहा, सोशल मीडिया बहुत बड़ा क्रांतिकारी भूमिका इसमें निभा सकता है।
सर जो आर्ट ब्लॉगर सब हैं जो कि आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को जो यूट्यूब या फिर अलग अलग मीडियम से दिखाते हैं जैसे इंस्टाग्राम, और सर मधुबनी पेंटिंग में इसका काफ़ी हो भी रहा है। जो मिथिला हाट जा रहे हैं घूमने के लिए तो मधुबनी पेंटिंग को काफ़ी प्रचार भी कर रहे हैं। देश के भीतर तो काफ़ी हो रहा है, यदि विदेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हम इससे जोड़ सकें तो एक काफ़ी अच्छा बाजार मिल सकता है हमें। मधुबनी एरिया में किस प्रकार के कैश क्रॉप होते हैं? सर कैश क्रॉप में पहला सर जब से इथेनॉल फैक्ट्री आसपास लगी हैं तो मक्का की खेती पहले से काफ़ी बढ़ गई है। सर दूसरा मखाने की खेती हमारी तरफ होती है जो कि कैश क्रॉप है। सर इसके अलावा जूट की खेती भी, सर जो कोसी से सटा हुआ मधुबनी का क्षेत्र उसमें जूट की खेती भी की जाती है। सर इसके अलावा कुछ क्षेत्र में हालांकि पहले से घट गया, तंबाकू की खेती भी सर कैश क्रॉप के रूप में की जाती रही है। इसके अलावा सर तिल की खेती भी कैश क्रॉप के रूप में। तिल की खेती हाँ भी होती है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे जो मत्स्य पालन है हाँ सर। इसका क्या स्कोप है मधुबनी इलाके? सर वर्तमान में मधुबनी बिहार का सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला है। सर ये नंबर 1 पे, और वास्तव में अन्य जो पूरे बिहार के क्षेत्र है उसमें भी हम मत्स्य निर्यात कर रहे हैं। सर वास्तव में जैसे सर मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे 40 तालाब हैं बड़े छोटे मिलाकर। तो सर हमारे यहाँ चूँकि तराई क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो मछली उत्पादन की व्यापक संभावना है चूँकि पानी इतने अधिक मात्रा में है। लेकिन सर तो मैंने समस्याएं देखी, किसानों को पता नहीं कि नए जैसे हेचरी मेथड से हम जिस प्रकार से खेती करें अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। सर यदि इसको करें तो सर पोटेंशियल बहुत ही सरकार का ज़्यादा। कोई स्कीम है इसके मत्स्य पालन में? क्या स्कीम? सर बिहार में एक स्कीम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री। अच्छा आप ये एक बात बताएं कि जैसे बिहार में आपने बताया कि तालाब है उस इलाके में, आसपास के इलाके में हाँ सर। पानी की कमी नहीं है नॉर्थ बिहार में, लेकिन अभी भी हम आंध्रा में जो फिशरी का जो मॉडल है हाँ सर। हम वहाँ अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? पूरे हिंदुस्तान में आंध्रा का फिश मिलता है, आप नॉर्थ ईस्ट चले चाहे आप साउथ में चले, लेकिन हमारा जो फिश है वो बिहार का वो क्यों नहीं जा पाता? सर इसके कई कारण हैं। सर पहला जो आंध्रा का जो व्यावसायिक उत्पादन है सर आंध्र प्रदेश में, हमारे यहाँ अभी पारंपरिक तालाब की तरह खेती की जाती है। सर उत्पादन उसमें उत्पादकता कम हो जाती है। और सर दूसरा सर आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से MSMEs के थ्रू जो उनको प्रमोट किया गया है काफ़ी ज़्यादा, वो तो श्रिम्प का उत्पादन करके पूरी दुनिया में भी भेज रहे हैं। तो सर वो बिहार में उस प्रकार का व्यावसायिक उत्पादन नहीं है, अभी भी पारंपरिक जो एक कम्युनिटी है उसके थ्रू उत्पादन किया जाता है। और सर तीसरा जो नवीन जो सीड हमें अलग लेने होंगे, हमें हेचरी मेथड के थ्रू जाना होगा, सर इसका हमें कमी दिखाई देता है बिहार में, जो कि आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे से हुआ है। हाँ तो वो अडॉप्ट तो हो सकता है ना, हाँ मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट हो सकता? सरकार ने कुछ प्रयास नहीं किया इस दिशा में? सर सरकार द्वारा अभी अनुदान प्रदान किया जा रहा है इसके, यदि आप नए मेथड को अपनाते हैं। इसके अलावा सीड और आप यदि पोखरा उसके लिए अलग से करते हैं तो उसमें भी सर निर्माण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, तो कोल्ड चेन वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके एक जगह से दूसरी? नहीं सर, कोल्ड चेन अभी भी मैं सर अपने क्षेत्र में तो नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं देख पा रहे हैं उसमें। अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए कि मधुबनी में SDM लगे हुए हैं और वहाँ पे फ्लड आ जाता है, तो फ्लड के टाइम पे आप हर साल आता है फ्लड, तो उसके पहले आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे कि फ्लड में जान माल की क्षति कम हो? सर मुझे कई सारे प्रिकॉशन लेने होंगे। पहला तो सर जैसे मेरे पास जो डेटा उपलब्ध है उस आधार पर मुझे पता है कि इन गाँवों में हर साल फ्लड आती है, तो सर मैं पहले फ्लड सीजन से पहले उनको अन्य जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास करूँगा। फिर दूसरा सर रिलीफ कैंप के लिए पहले से मैं जगह चिन्हित कर दूँ कि जो ऊँचे स्थान के स्कूल हैं इस प्रकार से। फिर तीसरा जो STRF की टीम है उसको पहले से मैं अपने जिला में तैनात करके रखूँगा कि यदि स्थिति अधिक बिगड़ी तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर चौथा जो दवाइयाँ हैं और जो कि चूड़ा जैसे पहले पैकिंग खाने हैं लेकिन तुरंत से तुरंत पहुँचाया जा सके, इसका मैं समाधान करूँगा। और सर पाँचवा सर अलर्ट सिस्टम, यदि हम नदियों पर पर्याप्त अच्छे से नज़र रखें तो हम अलर्ट कर सकते हैं कि यदि तो इससे भी जान बचेगी सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके शिवम, हाँ सर। ओवर थिंकिंग के इशू है आपके साथ, तो हाँ उसको सर, कैसे कई- दूर किया जा सकता है? आपके क्या एफर्ट्स हैं? सर मैं उसके लिए मुख्यतः 2-3 प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कई बार जो दुर्गा सप्तशती मंत्र है सर, मैं भगवती के 32 नामों का जाप करता हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि उससे मन काफ़ी शांत हो जाता है और थिंकिंग प्रोसेस टूट जाती है। सर दूसरा मैं जो भाई है मेरा छोटा भाई, उससे मैं कॉल के बात कर लेता हूँ या माँ से बात कर लेता हूँ, उससे भी सर कई बार मैं उस प्रोसेस को तोड़ पाता हूँ। और सर तीसरा राइटिंग, मैं चूँकि शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, मेरी हॉबी है, तो कई बार मुझे लगता है राइटिंग भी काफ़ी हेल्प करती है। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं मैं नोट डाउन कर लूँ तो पता चल जाता है कि कहाँ पर मैं फॉल्ट कर रहा हूँ।
नहीं, आप जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं अपने विचारों के ऊपर लिखते हैं कि विचारों को हटाने के लिए शॉर्ट स्टोरी है, क्या है? तो सर वास्तव में शॉर्ट स्टोरी का हॉबी है, विचारों से उसका कम ताल्लुक है। वास्तव में आसपास मैं जो तो भी देखता वो हूँ। चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। शॉर्ट स्टोरीज लिखना और हाँ ओवर थिंकिंग कनेक्टेड नहीं है, हाँ सर कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है। हाँ सर, पूर्णतः कनेक्टेड नहीं है सर। हाँ? पूर्णतः कनेक्टेड नहीं है हाँ, सर। तो मान लीजिए कि आप जो मन में विचार आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और लिखें, और जो विचार हैं वो क्यों आ रहे हैं, हाँ सर। प्लस एंड माइनस लिखें। हाँ सर। जैसे कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, हाँ। एक ऐसा विचार चलता रहता हाँ। 2-3 घंटे, तो लिखिए कागज पे कि मैं पास होऊंगा तो ये होगा, नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। अगर आप ऐसे 2-4 बार करेंगे, हाँ। आदत डालेंगे, हाँ सर, मैं इसको इसका इसको प्रयास बोलते करूँगा। हैं कार्टेशियन लॉजिक। कार्टेशियन लॉजिक, उसको अप्लाई करिए, 4 पॉइंट लिखिए, अगर होगा तो ये होगा, अगर नहीं होगा तो ये होगा। इस प्रकार से 4 उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें लिखिए, सर मैं इसका कोशिश करिए। प्रयास करूँगा सर। थैंक यू हाँ, सर। देख लीजिएगा, नेट पे मिलेगा हाँ सर। कार्टेशियन लॉजिक। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ सर। कोई एग्जांपल देके बताइए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं आप? सर मैं कॉलेज में जब गया तो सर वहाँ पे मैंने अमेठी में देखा कि साइंस और मैथ्स के एजुकेशन जो सरकारी स्कूल में है, तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी गैप दिखा। तो सर मैंने प्रयास किया कि सर हमने एक मिशन शुरू की ज्ञान अर्पण नाम से, और सर हम 2200 से अधिक बच्चों को उसमें जोड़ने में सफल रहे। हमें इसके लिए HAL से फंडिंग भी प्राप्त हुई, CSR फंडिंग, और उसके थ्रू सर हम आज अभी सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी है, ये तो आप किसी वेलफेयर का काम कर रहे हैं किसी के लिए। प्रॉब्लम सर सॉल्विंग ये होगी कि मेरी ट्रेन छूट गया, अब मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं मूवी देखने गया, मेरा पर्स गुम गया, मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उस प्रकार की होती है सर फाइंडिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑन ग्राउंड। सर वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम जो आसपास मैंने देखा गांव में, क्योंकि हमारा कैंपस था, आसपास मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी सर, चूँकि जो अच्छा, शिक्षा के चलिए। क्षेत्र में। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतने अच्छे, तो फिर ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, उसको सॉल्व करिए। सर मैं लगातार उस वो भी तो कोशिश में प्रॉब्लम जुटा है। हूँ। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। फ्री बीज का नाम सुना होगा। हाँ सर। हम्म? हाँ सर। तो फ्री बीज और वेलफेयर में क्या अंतर है? सर वेलफेयर में सामान्यतः जो समाज के जो वंचित समूह है, जो चाहे टारगेटेड, हाँ टारगेटेड, टारगेटिंग करके दिया गया। हाँ सर, उनको सर सहायता की जाती है, क्योंकि फ्री बीज में इस तरह का कोई बैरियर नहीं होता। एक बड़े समूह को सामान्यतः तो कैश फ्री बीज ट्रांसफर। में क्या क्या दिया जा रहा है, या जो देखने में आया आपको? सर सामान्यतः पहले तो साउथ वाले स्टेट में कई सारे वो वॉशिंग मशीन देते थे, टीवी देते, इस तरह के फ्री बीज का शुरुआत हम देख सकते हैं। कंज्यूमर हाँ, कंज्यूमर गुड्स ओके। देते थे। सर वर्तमान में सर कई लगभग 15 से अधिक राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हमारा राज्य भी तो शामिल है। कैश ट्रांसफर हो रहा है, हाँ सर, ये अभी फ्री बीज का एक प्रमुख। कंज्यूमर गुड्स हो गए, कैश ट्रांसफर हो गया, और क्या हो रहा है? सर इसके अलावा सर जो कई प्रकार के सामान भी वितरित किए जाते हैं सर। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर, फ्री वाटर, हाँ सर। फ्री ट्रांसपोर्ट, हाँ सर। क्या है ये? हाँ सर, ये लोन भी फ्री वेवर्स, बीज। लोन वेवर्स, ये सब क्या है? हाँ सर, ये भी फ्री बीज हो गए। हाँ सर। तो इनसे क्या नुकसान है? क्या ये फिजिकल डिसिप्लिन खराब करते हैं? हाँ सर, ये फिजिकल डिसिप्लिन पे नकारात्मक असर डालते हैं। इसके अलावा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या असर होगा इसका बाकी खर्चे के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे? सर इस क्या असर प्रकार होगा? की RBI की भी एक रिपोर्ट आई है कि जैसे जैसे फ्री बीज का परसेंटेज बढ़ रहा है राज्यों में, तो राज्य इसको फंड करने के लिए लोन ले रहे हैं, जबकि लोन उन्हें सामान्यतः कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेना चाहिए, ताकि हम डेवलपिंग फेज में हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। सर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मतलब कि कितना कोई खर्चा हो रहा है साल भर में सरकार का इन्हीं कामों के लिए? कुछ रफ आइडिया? सर मुझे एग्जैक्ट 4 से 5 लाख करोड़। एंड दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर समथिंग एल्स, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एजुकेशन, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वॉट एवर। ओके, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सॉल्विंग? सर यदि हम लोग फिजिकल प्रूडेंस बनाए रखते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर से समझौता नहीं करते हैं, तो सर इसको हम लोग एक पॉजिटिव रूप में भी देख सकते हैं। सर पहला तो जो जैसे बिहार में किया गया है सर, जैसे उन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर कुछ करना पड़ेगा जीविका दीदी के माध्यम से। आप पूरी मंथली फ्री कैश नहीं दीजिए, किसी चीज़ से जोड़ दीजिए जो कोई आउटकम्स हैं। तो सर ऐसे में सर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जो रूरल कंजम्पशन को बढ़ाएगा, MSMEs को बढ़ावा देगा। सर इसका यूज कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में किया जा सकता है, महिलाओं को सशक्त करेगा। और सर ऐसा भी देखा गया, जैसे सर मैंने अपने गांव में देखा, जो कि 10,000 प्रदान किया गया था मेरे गांव के कई महिलाओं को, तो उन्होंने एक अच्छा सदुपयोग कई महिलाओं द्वारा इसमें किया गया। उन्होंने बकरी पालन में या फिर गाय पालन में
फिर बच्चों के एजुकेशन उनमें इन्वेस्ट किया। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। शिवम जी, हाँ सर। आप ये बताइए कि पेट्रोलियम में आप हैं, हाँ सर। सरकार की नीति है ये एथेनॉल पेट्रोलियम में बढ़ाया जाए, हाँ सर। इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं? सर पहला चुनौती जो माइलेज पे असर पड़ता है, चूँकि इंजन जो है उस E20 के लिए बनाया नहीं गया था। यदि हम E20 20% तक इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो इंजन पे नकारात्मक असर पड़ता है। ये कंफर्म है कि ये रूमर है, स्पेकुलेशन, ऐसी बात तो कंफर्म है एज अ साइंटिस्ट? सर मैं इस पर कंफर्म हूँ। परसेंटेज जो माइलेज का परसेंटेज है उसमें अवश्य कमी आती है। अच्छा। हालांकि बहुत लंबा कमी नहीं आती है जैसे कई बार दावा किया जाता एक है। वो, और सर दूसरा जो खाद्य फसलें हैं सर उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कई बार इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो फूड सिक्योरिटी पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और सर तीसरा जो चाहे गन्ना की खेती या फिर मक्की की खेती, सर ये काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव फसल हैं, तो हमारे जो वाटर एक सिक्योरिटी। एक करके पहले आप बताइए, और इंजन पर क्या इसका फर्क है? एक तो आपने बोला माइलेज, इंजन पर भी कुछ फर्क है? सर कोरोजन की घटनाएं शायद इसमें बढ़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि अभी जो इथेनॉल के वहां पर इंडस्ट्री लगाए गए बिहार में, हाँ सर। उनकी क्या क्या चुनौती अभी आ रही है? सर बिहार में अभी 13 इथेनॉल प्लांट हैं और सर सबसे बड़ी चुनौती तो यह आ रही है कि जो OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके द्वारा जितना उत्पादन वो कर रहे हैं उतना खरीद किया नहीं जा रहा है। क्योंकि जो कोटा निर्धारित किया जाता है तो बिहार को कोटा उतना नहीं है जितना हमारा प्रोडक्शन है। क्यों? सर क्योंकि जो नई नए क्योंकि E20 का हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है सर 1800 करोड़ लीटर के आसपास है, जबकि जो OMC है लगभग 1000 करोड़ लीटर ही खरीद पा रही हैं, क्योंकि E20 तो हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। पहले कुछ इनमें था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसा कि हम सब खरीद लेंगे? सर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट अवश्य था और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भी खरीदा जा रहा है, लेकिन चूंकि E20 अचीव कर लिया गया है तो अब OMC भी इस कंडीशन में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पहले था कि हम जितना उत्पादन आप करेंगे तो इंडियन ऑयल और बाकी पेट्रोलियम वो सब खरीद लेगी, एथेनॉल, ऐसा था? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पूरा उत्पादन अच्छा, खरीदने पे छोड़। मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप ये बताइए कि हेरिटेज टूरिज्म हाँ सर। बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं? सर बिहार में हेरिटेज टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं हैं, चाहे वो नालंदा के जो हमारा विरासत है उसके थ्रू हम टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला। सर इसके अलावा जो भगवान राम से संबंधित जो हेरिटेज हैं, जैसे मेरे ज़िले में ही सर जहाँ पे भगवान राम और माँ सीता का प्रथम मिलन हुआ था फुलवाड़िया, सर उसको हम इस तरह के प्रमोट कर सकते हैं। ओके, और तीसरा सर जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी वैशाली में। सर इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित बोध गया, सर इसको हम हेरिटेज टूरिज्म में कंसिडर कर सकते हैं। सर इसके अलावा जो पाल वंश से संबंधित जो हेरिटेज हैं हमारे राज्य में, सर इसको भी प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा, ये हेरिटेज टूरिज्म जो आपने बताया, इसके फायदे क्या क्या है? सर पहला तो ये टूरिज्म का आगे बढ़ाता है। टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर, बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो रोजगार प्रदान करेगा। सर दूसरा सर जो हमारा जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है सर उसका भी हम अच्छे से संवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि यदि टूरिस्ट आएंगे तो हमारे पास अधिक इनकम होगा तो हम अच्छे से उनका संवर्धन कर सकते हैं। और तीसरा सर जो माइग्रेशन बिहार से बड़ी मात्रा में होता है सर उसमें भी सर कमी आएगी, चूँकि बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। ये बताइए कि अभी नेपाल में इलेक्शन का कुछ है, कब है इलेक्शन? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ फरवरी और मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं नेपाल में। फरवरी और मार्च में? दोनों में? एक में? सॉरी सर, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा। बताइए कौन कौन पार्टियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? सर नेपाली कांग्रेस, इसके अलावा सर जो कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धारा हैं, चाहे कौन कौन है? सर KP शर्मा ओली वाला धारा और उसका प्रचंड नाम क्या है? सर UML कम्युनिस्ट और UML। और वो दूसरा जो प्रचंड का है, कम्युनिस्ट पार्टी? सर मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। अच्छा, दो ये, और सर तीसरा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और जो वहाँ के बालेन शाह मेयर हैं काठमांडू के, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो वो दोनों मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। और इसके अलावा सर कई अन्य पार्टी अच्छा, जो ये बताइए कि सोशल मीडिया के बैन से, हाँ सर, ये जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, हाँ सर, और बहुत सारे देश सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं बच्चों के लिए, हाँ सर। कोई ऐसे कौन कौन से देश हैं बताइए? सर अभी ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया को बैन किया और गया। भी कहीं बात चल रही है?
सर अभी आंध्र प्रदेश के हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम आंध्र प्रदेश में इस बैन को लागू कर सकते हैं। और लेकिन विदेश में कोई देश है इसके अलावा? सर मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे आपका में क्या विचार है, सही है इसको बैन करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। क्या बोल सर मुझे लगता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। बैन किया जाना? हाँ सर। एक घाटा बता दीजिए क्या हो सकता है इसको बैन करने से? सर एक घाटा ये हो सकता है कि चूंकि आगे आने वाला ज़माना डिजिटल ज़माना है और पूरी डिजिटल दुनिया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ सकते हैं उन स्किल्स को पाने में जो कि डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने पे हमें प्राप्त होते हैं। थैंक थैंक यू सर। शिवम नारायण, अभी हमारा फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। आपको कुछ फीडबैक देंगे, ठीक है? आप अच्छे कैंडिडेट हैं, ये बता भी पाते हैं चीज़ों को, रियलाइज भी करते हैं। सिर्फ आप जब आंसर देते हैं तो पहले थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा एक पॉज दीजिए, फिर उसके बाद प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या क्या बोलना है और पॉइंट फॉर्म में बोलिए। फैक्ट एंड फिगर भी डालिए। फैक्ट एंड फिगर डालने से आपका इफेक्ट, जैसे मैंने आपको फिशरीज के बारे में पूछा था, तो 60% सब्सिडी है उसमें, तो आपके इलाके में उसमें पोटेंशियल है, उस इलाके से किया जा सकता है। हाँ सर। तो जिन जिन चीज़ों का पोटेंशियल आपके इलाके में है और एग्रो बेस्ड हमारा कमी है, उन सब चीज़ों प्लस जो भी स्कीम चल रही है बिहार गवर्नमेंट की, है वो यूथ के लिए हो, फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो उन सब चीज़ों के स्कीम के पॉइंट्स वाइज नोट कर लीजिए, की पॉइंट्स क्या क्या, हाँ सर मैं ठीक है, जिससे कि आप और इफेक्टिव हाँ सर। आंसर दें। बाकी आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, बाकी आपको देंगे अभी, थैंक यू। ठीक है? ओके शिवम, हाँ सर। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, अकाउंटेबल अलर्ट भी हैं आप, तो अच्छी तरह से कनेक्ट करके आप जवाब दे पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस में अगर आप शॉर्ट आंसर्स दें। आप एक्सप्लेन करने लगते हैं, लंबी लंबी बात करने लगते हैं और एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट करने लगते हैं। नॉलेज होती है तो आदमी करता है, अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में ना करें। क्यों? क्योंकि आपको 5-7 सवाल पूछने होते हैं। अगर आप एक ही बात को करते रहेंगे, या तो हम बोलेंगे ओके ओके गॉट इट नेक्स्ट, उसमें आपको खराब लगेगा, और या फिर आप वंचित हो जाएंगे, आपसे पूछ ही नहीं पाएंगे। सर मैं इसका ध्यान रखूँ। तो शॉर्ट आंसर देना है। हाँ। कैसे देना? बुलेट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। जैसे मैंने पूछा कि क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं फ्री बीज में जनरली, बोलो 1 2 3 4 नाम गिना दीजिए। हाँ। ठीक है, इस तरह से आप जवाब देंगे। और जो भी अब चीज़, जैसे फ्री बीज का टॉपिक चला या आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं, तो आप पहले तो जाइए कि ये टॉपिक है क्या, फ्री बीज क्या होती है, फ्री बीज और वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, दोनों का अंतर जान लिया। फिर फ्री बीज के ऊपर क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, फिजिकल डिसिप्लिन क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कि ये एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी बाद में, विड्रॉ नहीं कर सकते आप। हाँ सर। ठीक है, फिर इम्पैक्ट जानिए आप इसका क्या होगा, और उसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे मैंने पूछा कि लगभग कितना खर्चा होता होगा, तो एक्स अमाउंट खर्चा होता होगा, वो जानना चाहिए। उससे आपका स्टडी मेच्योर रखती है कि पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है। तो कोई भी एक टॉपिक पकड़ के उसकी इस प्रकार से आप तैयार करिए और बुलेट फॉर्म में शॉर्ट आंसर्स दीजिए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा किया है और बेहतर कर पाएंगे। ओके, वेल डन। शिवम जी, आपको क्वेश्चन सुनना है, 3 सेकंड गैप देना है, स्ट्रक्चर करना है कि आपके पास है उत्तर या नहीं, और जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हर बार, क्योंकि आप तेज बोलते हैं और तेज बोलने के चक्कर में क्या होता है कि आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर जब देखते हैं कि आपको कमी है इंफॉर्मेशन की, फिर आप पीछे हट जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, सोच लीजिए फिर आगे बढ़िए। आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप नहीं जानते हैं, गैस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहिए कि मुझे नहीं, करके तुरंत तोड़ देना, ठीक है?
और एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें 80% फोकस बिहार, चाहे वो टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, बजट आ रही है, इकोनॉमी हो, और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, आप उस एरिया से हैं, हाँ सर। नेपाल या बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, और जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसका क्या, वो इशू क्या है और भारत पर क्या उसका असर पड़ेगा, और ऑफ कोर्स बजट है, बिहार को क्या मिला, और इसको बुलेट पॉइंट्स नोट आप तैयारी कीजिए, एक एक लाइन में एक इशू उठाइए, और वो इशू क्या है 3 बुलेट पॉइंट्स केवल, उसमें फैक्ट्स, फिगर्स और एग्जाम्पल, इसकी क्या चुनौतियां हैं, फैक्ट्स, फिगर्स और एग्जाम्पल, 3 बुलेट पॉइंट्स। वैसे ही कि सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, 1, 2, 3 फैक्ट्स भी होनी चाहिए, फिगर्स भी होनी चाहिए और एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, और फिर आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इस तरह से तैयारी करेंगे, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, 9 तारीख को हाँ सर। है ना, हाँ तो सर। तैयारी करेंगे तो यू आर अ गुड कैंडिडेट, हाँ बट सर। इंफॉर्मेशन की कमी थोड़ी। हाँ सर, मैं तैयारी कर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा सुझाव चलिए, ऑल मिला। द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।